आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कहते आए हैं कि लॉकडाउन ज़रूरी है, राहुल जी ने भी कहा कि इट वर्क्स लाइक अ पॉज़ बटन। ये हमें समय देता है आगे की तैयारियों के लिए, ज़रूरी तैयारियों के लिए। पर इसी से संबंधित एक और आंकड़ा है कि अगले 40 दिनों के लॉकडाउन में मेरा आशय है कि जो पूरे 40 दिनों का लॉकडाउन का अगर इकोनॉमिक वर्थ निकाला जाए तो वो लगभग 17 लाख हानि की इंगित करता है कि पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 17 लाख करोड़ का नुकसान है। हमारे साथ है आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि क्या तरीका हो कि जिससे जो है इकोनॉमिक लॉस को हम मिनिमाइज कर सके और हम लॉकडाउन से कारगर तरीके से निकल भी पाए। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अजय माकन जी से कि वो हमें ब्रीफ करें। नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस सेक्टर के लिए मुख्यतः हम लोग बात करेंगे, जो इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो छोटे व्यापारी हैं, रिटेल ट्रेडर्स। हमारे देश के अंदर 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013 के अंदर जो हुआ था, उसके अनुसार हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिटेल सेक्टर की है, जो 35.41% पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। हमारे देश के अंदर पांचवा हिस्सा यानी लगभग 20%, 20.3% एग्जैक्ट हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसी रिटेल सेक्टर के छोटे व्यापार से आता है। हमारे देश में लगभग 2.72 करोड़ 2 करोड़ 72 लाख फैमिलीज, हमारे परिवार, हमारे लगभग 3.25 करोड़ के हमारे देश के अंदर इस रिटेल सेक्टर के ऊपर निर्भर रखते हैं। पिछले 1 महीने से सारी की सारी छोटी दुकानें बंद हैं। आगे आने वाले समय में ये सारी की सारी दुकानें बंद होने वाली हैं। और साथ ही साथ में इससे पहले चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे ई कॉमर्स के कंपटीशन का हो, इन सब लोगों की कमर, जो छोटे व्यापारी हैं, इन सब की कमर टूटी। अभी भी जब दुकानें बंद हैं, बावजूद इसके जो व्यापारियों के यहाँ पे चाहे 1 या 2 आदमी भी अगर काम करते हो तो उनकी तनख्वाहें देनी है। फिर फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चाहे आप बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन सब लोगों को देना है। हालांकि मैंने कल भी बताया था कि राजस्थान और पंजाब ने इसको डिफर कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि और स्टेट्स भी इसको इस तरीके से करें जैसे कांग्रेस रूल स्टेट्स ने किया। लेकिन फिर भी इनको तनख्वाहें छोटी मोटी भी देनी, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने, प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल रेट्स के ऊपर इन दुकानों को देना, ये एक फिक्स खर्चा इन सब लोगों को लगातार इन सब लोगों को है। और ये पूरे के पूरे देश में, जैसे मैंने कहा कि एक पांचवा हिस्सा हमारे देश के अंदर 20% हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केवल इसी सेक्टर का है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सेक्टर इससे प्रभावित होगा। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त कंफ्यूजन जो इस वक्त अभी पैदा हुआ है, वो हमारे एमएचए के मिनिस्ट्री के ऑर्डर जो 15 अप्रैल का है उससे हुआ है। हमारे जो ट्रेडर्स की बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो भाजपा से संबंधित हो, चाहे वो कांग्रेस से संबंधित हो, सबके सब लोगों ने इस बात की बहुत बड़ी चिंता हमारी सभी संगठनों ने जताया है कि इसके अंदर ई कॉमर्स कंपनीज को इस ऑर्डर के तहत ऐसा जान पड़ता है कि ई कॉमर्स कंपनीज को नॉन एसेंशियल आइटम्स के अंदर भी ट्रेडिंग के लिए इजाजत दे दी गई और इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कहीं पर भी ये ऑर्डर ये नहीं कहता है कि ई कॉमर्स कंपनी नॉन एसेंशियल आइटम तो गैर जरूरी सामान है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे कि आपके कपड़े हैं, ज्वेलरी है, इन सब चीजों की ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो है ये ई कॉमर्स कंपनीज नहीं कर सके, ये कहीं पर भी ऑर्डर नहीं करता है, तो कहता है। तो इससे हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं पूरे देश भर में का और ज्यादा बढ़ गई। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी क्लैरिफिकेशन करें कि ये ऑर्डर्स क्या ई कॉमर्स कंपनी नॉन एसेंशियल आइटम्स की ट्रेडिंग की इजाजत देता है या नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एसेंशियल आइटम्स की बात में समझ में आती है, उसके अंदर एसेंशियल आइटम्स की दुकानें भी खुली हुई हैं और ये ट्रेडिंग की अगर ई कॉमर्स कंपनी करते हैं तो उस चीज को समझ में आता है। लेकिन नॉन एसेंशियल आइटम्स में जैसे ही
आप इसके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड से हटा देते हैं। दुकानें सारी की सारी बंद हैं जिनके अंदर सामान पड़े हुए हैं, इन्वेंट्रीज हैं, उनके उनके किराए भी जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं, उनके बिजली का बिल भी जा रहा है, उनके कमर्शियल रेट्स के ऊपर हाउस टैक्स भी जा रहा है, और साथ-साथ के अंदर उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको इजाज़त दे दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये हमारे रिटेलर्स के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा अन्याय है। इससे शायद वो लोग वापस जो है अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएँगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि रिटेल सेक्टर के अंदर ट्रेडर्स की ध्यान रखा जाए, उनके उनसे बिजली के फिक्स चार्जेस कम से कम नहीं लिए जाए, प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए उनको कमर्शियल रेट्स के ऊपर उसके लिए उनको जोर ना दिया जाए, और उनको सैलरीज देने के लिए भी जैसे एमएसएमईज को हम लोगों ने मांग करी है, वैसे इस रिटेल सेक्टर के लिए भी जो भी तनख्वाहें थोड़ी बहुत भी इनको देनी पड़ती हैं, इनको मदद होनी चाहिए, और साथ साथ में लेवल प्लेइंग फील्ड कंपटीशन में कम से कम नॉन एसेंशियल आइटम्स में होना चाहिए। ये हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं, और ये एमएचए को अपनी जो गाइडलाइंस है, जो अपने उनके ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। कहीं पर भी उन्होंने मना नहीं किया है कि नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए ई कॉमर्स कंपनीज नहीं कर सकती हैं। ये हम लोग साथ साथ में एमएचए से हमारी ये मांग है, और ये छोटे ट्रेडर्स के ऊपर सरकार को विशेष तवज्जो देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद दूसरे नंबर के ऊपर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर 27% है, तो इसमें 20% से ऊपर ये हमारा रिटेल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो आप सब लोगों को अगर इस मुतल्लक कोई प्रश्न पूछना हो तो आप बेशक। Sir, can you repeat this in English? Okay. As per the 6th economic census, retail trade is the most dominant economic activity outside the agriculture sector. It factors for about 35.41% of the total economic activities. And outside agriculture sector, this is the largest. As far as the employment generation is concerned, retail trade accounts for the 1/5 of the total employment in India. It gives employment to around 2.72 crores families in the entire country. So it is one of the biggest employment generators, just second to the manufacturing sector. These traders have locked down their shops since last 1 month. And as it is now evident that they have to close it till 3rd May at least. Even before that, the demonetization, e-commerce competition, and the GST has already broken their backbone. These retailers will have to pay salaries, fixed electricity charges, property taxes at commercial rates. And on top of this, clause 14 of the MHA orders of 15th April has allowed e-commerce companies and their vehicles to fly after 20th April. And surprisingly, this order does not stop the e-commerce companies from trading non-essential items. So there is no level field for the non-essential items. For the essential items, the traders have been allowed to open their shops and sell. But for non-essential items, only if the e-commerce companies are allowed and the traders are not given a level playing field, then as soon as the lockdown period is over, these traders won't be able to stand up on their feet even. And on top of that, as I said, that they have to pay their salaries, they have to give their fixed electricity charges, they have to pay property taxes at commercial rates. So the government should come out to rescue these retailers, these retail traders who are in large numbers across the country. Every kasbah, every village has these retail traders, and who are facing grim prices. And on top of that, if non-essential items are allowed by e-commerce companies, and on top of that, these shops are closed, I think it will be not be just towards these retailers. What we are asking is that the government should first of all clarify their 15th orders, and the government should come forward to rescue these traders and ensure that they don't have to pay fixed electricity charges. Some amount of help is given so that they can further pay salaries, and the property taxes also are not charged at commercial rates from these shops which are already closed. धन्यवाद सर। मेरे पास एक प्रश्न सीधा आया है, पीटीआई से भाषा के साथी ने भेजा है, अनवर जी ने,
कि दुनिया के तकरीबन हर एक प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित रूप से कोरोना पर अपडेट दे रहे हैं। क्या मोदी जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना का हालत पर देश को अवगत नहीं कराना चाहिए? देखिए, देश को अवगत तो वो अपनी बातचीत से करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आम जनता के दिमाग में हैं, जो कि वो प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहा है। अब जैसे ये रिटेल सेक्टर की बात हमने कही, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हमारे डॉक्टर्स के पास में ढंग के पीपीईज नहीं है, उनके हमारे जो पुलिस के लोग हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो ये दिक्कतों की बात और ये प्रश्न के माध्यम से जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, ना केवल उनसे प्रश्न से जानकारी उनसे मांगी जाती है, बल्कि जानकारी दी भी जाती है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मोनोटोनस टॉक और एक तरफ से अपनी ही बात को सबके सामने रखना इस तरीके से कर रहे हैं, और लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात। जी सर, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता था। यहाँ हिंदू राव की घटना है कि वहाँ के डॉक्टरों को एनजीओ के माध्यम से जो पीपी किट मिला, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है सर। देखिए, ये कल भी मेरे से ये प्रश्न पूछा गया था, और हमने इसका बोला था कि ये बहुत ही दुख की बात है। एक तो सरकार खुद दे नहीं रही है। मेरे पास में एलएनजेपी के डॉक्टर्स का जो है वहाँ के फर्स्ट हैंड अकाउंट रिपोर्ट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आई है, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पीपी उनके पास में जो दिए गए हैं वो इतने सब स्टैंडर्ड है। उसके अंदर जो है पानी घुस जाता है, उसके अंदर वो साइज फिट नहीं आता है, और उन्होंने जो है पीपी की पूरी गाथा उन्होंने बताई है कि जो सरकार ने उनको दी। और अगर ऐसे समय में अगर कोई एनजीओ आकर के उनको गिफ्ट कर रहा है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकार को कोई इसमें पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो और उनके बाद में अगर उनके ऊपर एक्शन हो जाए तो ये बड़े दुख की बात है। और ये हिंदू राव हॉस्पिटल दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, जो भाजपा शासित है। और चाहे वो भाजपा शासित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे एलएनजेपी दिल्ली सरकार शासित हो, ये दोनों के दोनों सब जगहों के ऊपर इसी तरीके से हाल है। धन्यवाद सर। अगला सवाल अनुराग ढांडा है नेटवर्क 18 से। अनुराग, सवाल पूछे अपना। अजय माकन जी, एक मध्य प्रदेश में आटा घोटाला सामने आया है कि जो सरकार जो पैकेट्स बांट रही है लाखों की तादाद में गरीबों को, उसमें आटे का जो मात्रा है वो कम है जो लिखा हुआ है उससे। इस पर क्या आपको लगता है कि शिवराज चौहान अकेले ही सरकार चला रहे हैं फिलहाल? तो वहाँ देखिए, कोरोना को लेकर सीरियस में भी कमाई चल रही है कहीं। देखिए, ये तो जो है शिवराज स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, और 10 किलो आटे के अंदर जो है 7 किलो ही निकल रहा है, 8 किलो निकल रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है, और ऐसे समय में गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीनना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। और ये अगर शिवराज स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, तो बहुत जल्द लोग जो हैं इस चीज का जवाब, मुंहतोड़ जवाब मध्य प्रदेश की जनता ही वापस भाजपा को देगी, और ये बड़े दुख की बात है। धन्यवाद सर। अगला सवाल मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन से। मोहित, सवाल पूछे अपना। अनम्यूट करो। माकन जी नमस्कार। जी आज है जो यहाँ पर प्रवासी मजदूरों की मोहित जी, आवाज नहीं आ रही मदद देनी चाहिए उस रूप में। जी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को जिस रूप में उनको मदद नहीं मिल पा रही है, चाहे उनके रहने की बात करें या उनके खाने पीने। इनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन इनका प्रश्न मैंने समझ लिया है। मैंने इस बारे में हमने कल भी जो 10 सूत्रीय मांग केजरीवाल सर। हाँ, अब ठीक है, समझ गए आप। मोहित जी, आपकी बात समझ में आ गई। मैं उसी का जवाब दे रहा था। म्यूट कर ले माइक। हाँ, जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। हाँ, आप मोहित जी म्यूट कर लें तो मैं जवाब भी। हाँ, तो कल भी मैंने इस बारे में हमने 10 सूत्रीय मांग पत्र केजरीवाल से रखा था,
और उसके अंदर हमने माइग्रेंट लेबर के लिए मुख्यतः बात कही थी। माइग्रेंट लेबर की पहचान की एक्सरसाइज करी जा रही है, इसकी इस वक्त तो कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे जो हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, स्लम्स में, रीसेटलमेंट कॉलोनीज में, अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनीज में, जो कैटेगरी EFGH कैटेगरी की जो कॉलोनीज जिसको हम कहते हैं, इन कॉलोनीज में जो भी लोग रहते हैं, सीधे सीधे इनको बगैर राशन कार्ड के भी सीधे सीधे इनको 2 महीने का राशन कार्ड, 2 महीने का राशन इनको पहुंचाना चाहिए, जो 70 किलो के करीब, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में 86% लोगों को फ्री राशन दिया है। ये 60% में हमारे दिल्ली के सारे इलाका कवर हो जाए। दूसरा, हमारे पास में पूरे दिल्ली के अंदर लिस्ट है, एप्लीकेशंस है कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स कौन है, रेडी पटरी, हमारे यहाँ पर ई-रिक्शा चालक कौन से हैं, हमारे पे 3 व्हीलर्स चालक कौन से हैं, हमारे यहाँ पर मजदूरों की लिस्ट हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से ली जा सकती है। तो ये सारी के सारी जितनों की भी लिस्ट हमारे पास में है, 7,500 रुपया प्रति माह इनके अकाउंट में सीधे सीधे जमा करा देना चाहिए और इनको राशन दिया जाना चाहिए। असल में ये सब लोग जब घर छोड़ करके इसलिए भाग रहे हैं कि इनको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं, ना दिल्ली सरकार पे, ना केंद्र सरकार में कि इनका देखभाल होगा, इसलिए ये लोग वापस गांव अपने घर जाना चाहते हैं। जैसे ही इनके मन के अंदर विश्वास सरकार के प्रति पैदा होगा, वैसे ही ये यहाँ पे अपने रह जाएंगे। और जैसे मैंने कल कहा था कि ये माइग्रेंट जो लोग दिल्ली में आकर के अपनी सेवाएं देते हैं, ये दिल्ली की नेसेसिटी है, दिल्ली की जरूरत है, और हमारे को दिल्ली को इनका देखभाल करके इनको अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार गांव चले गए, लंबे समय तक गांव जाएंगे और दिल्ली जितना ये बाहर जितनी लेबर हमारे दिल्ली छोड़ करके चली जाएगी, उतना लंबा समय दिल्ली को वापस अपने पांव पे खड़े होने में लगेगा। इसलिए दिल्ली सरकार जितना भी इनके ऊपर इन्वेस्ट कर लेगी, उतना फायदा है, उतनी जल्दी दिल्ली वापस अपने पांव पे खड़ी हो पाएगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। अगला सवाल सर प्रीति है सहारनपुर से। प्रीति सवाल पूछे अपना। सर नमस्कार। सर कोटा में जिस तरीके से बच्चों को इवैक्यूएट किया गया, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? और कई ऐसे और भी बच्चे हैं जो स्ट्रैंडेड हैं कई जगहों पर, या और भी लोग हैं जो फंसे हुए हैं, लेकिन उनके इवैक्यूएशन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। कल जिस तरीके से हजारों की संख्या में बच्चों को इवैक्यूएट किया गया और अभी भी ये प्रोसीजर जारी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे कम से कम दिल्ली के अंदर हमारे शेल्टर होम्स हमारे कैपेसिटी से कहीं कम है। जो स्पेशल शेल्टर होम्स बनाए गए थे, वो अपनी कैपेसिटी में से मात्र 7% काम कर रहे हैं। जो पुराने शेल्टर होम्स हैं, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ 30% उनकी ऑक्यूपेंसी है। तो एक तरफ में हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इवैक्यूएट कराए जा रहे हैं, उनको कहाँ पे लेकर के जाया जाए, और सड़कों पे वो घूम रहे हैं, उनको दिक्कत है, खाने के लिए उनके पास में नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे शेल्टर होम्स खाली बैठे हैं, खाली पड़े हुए। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे शेल्टर होम्स के अंदर इंतजामात इतने खराब हैं कि कोई वहां पे रहना नहीं चाहता। और दूसरा कारण ये है कि लोगों को पता नहीं है कि हमारे शेल्टर होम्स कहाँ पे और कौन से अच्छे काम कर सकते हैं। तो और तीसरा ये है कि हमारे सरकार ने कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया है कि कहाँ पर इन स्टैंडर्ड बच्चों को, या इवन अगर आप यमुना पुश्ता के ऊपर अगर देखें तो उस साइड के ऊपर तो बहुत सारे लोग वहां पे पड़े हुए थे, इवन एडल्ट्स पड़े हुए थे, मजदूर पड़े हुए थे, जिनको पता नहीं था कि कहाँ पे जाना, उनको भी इवैक्यूएट किया गया, बच्चों की तो छोड़े, उनको भी इवैक्यूएट किया गया। तो ये अपने आप में जो है ये बहुत ही अजीब सी बात है कि हमारे शेल्टर होम खाली हैं, उनमें बद इंतजामी है, और हमारे यहाँ पर बच्चे और इवन माइग्रेंट लेबर सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं। इसीलिए हमारा ये कहना है कि सरकार को राशन और पैसा दोनों के लिए खुले दिल से बांटने का काम शुरू कर देना चाहिए गरीब लोगों को खास तौर के ऊपर। और ये माइग्रेंट पॉपुलेशन जो दिल्ली की सेवा करती है, बड़े शहरों की सेवा करती है, इनको दिल्ली में ही एनकरेज करके रोका जाना चाहिए, इनको बाहर जाने से रोकना चाहिए, जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इंसेंटिवाइज करके रोके ताकि ये सब लोग खुशी खुशी यहाँ पर रहें। ये हमारा कहना है। हाँ सर, अगला सवाल मौसमी है आज तक से। मौसमी सवाल पूछे। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, पूछे। सर आवाज आ रही है? आ रही है जी
जी जी सर, ये पूछना था आपसे कि दो मुद्दे हैं। एक तो जिस तरह से लगातार जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज अफेक्ट हुई है, नोएडा में भी एक डायलिसिस की पेशेंट की उनकी मौत की बात सामने आ रही है, और तमाम पेशेंट्स ऐसे हैं एम्स में जो कैंसर से पीड़ित हैं या डायलिसिस के लिए, तो उनकी जो सेवाएं हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हम लोग ने भी तमाम ऐसे केस देखे। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कोविड के डर से उनकी जो गंभीर बीमारी है उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं हैं, चाहे वो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको भी काफी समस्या हो रही है। तो इसलिए देख- पूछना चाह रहे थे आपसे कि क्या कहीं सरकार की तरफ से देरी हो रही है? देखिए, इसके अंदर जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए, और खास तौर के ऊपर इसमें राज्य सरकारों की ड्यूटी बन जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने 200 बेड्स का अलग से हॉस्पिटल बनाया, जिसको कल राहुल जी ने भी बात करी। दिल्ली के अंदर आप हैरान होंगे, दिल्ली के अंदर 4 बार जो है इन्होंने कौन से हॉस्पिटल्स कोविड के लिए रिजर्व हैं और कौन से नहीं है, इसके 4 बार संशोधन अलग अलग कर दिए। पहले जो है जैसे जीबी पंत हॉस्पिटल है जिसमें 132 वेंटिलेटर्स हैं, उसको इन्होंने कोविड के लिए रखा था, उसके बाद में हटा दिया, फिर उसका कोई हिस्सा रख दिया। तो अलग अलग जगह के ऊपर सरकार खुद कंफ्यूज है, और ये तब होता है जब सरकार की प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। और अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो इसके अंदर जो नॉर्मल जो रूटीन के जो पेशेंट्स हैं उनको और दूसरे कोविड के पेशेंट्स को सेग्रीगेट करना सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है। इनके लिए पीपीईज का इंतजाम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दुख की बात यह है कि आप हमारी सरकारों का कहीं पर भी नए वेंटिलेटर्स खरीदने के ऊपर कहीं पर भी आप कोई जोर नहीं है। आप कहीं पर भी नहीं सुनेंगे कि नए वेंटिलेटर्स कहाँ खरीदे जा रहे हैं, कहाँ पर जो है कोविड पेशेंट्स को अलग से रखा जाएगा, इस चीज के इंतजाम की कहीं पे भी आप बात नहीं सुनेंगे। राहुल जी ने भी जैसे कहा, ये पॉज बटन दबा हुआ है लॉकडाउन। पॉज बटन के दौरान अगर हमको सबसे ज्यादा कहीं पे मेहनत करनी है तो हमारा जो हेल्थ केयर है उसकी सर्विसेज को मैनेज करने की जरूरत है। इसलिए आपका सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये पॉज बटन जब दबा हुआ है और अगर इस वक्त हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे तो जैसे ही ये पॉज बटन हटेगा, एकदम से तेजी से जब पेशेंट्स आने शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त हम लोग कैसे इस पीरियड का अगर हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया तो उस वक्त कैसे हम फेस करेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, और इसमें केंद्र सरकार का रोल भी है, लेकिन राज्य सरकारें, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट में राज्य सरकारें चलाती हैं, उनका भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिल्ली के अंदर एम्स की हम बात कर सकते हैं, सफदरजंग की बात कर सकते हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को जो अपने जो राज्य के अस्पताल हैं और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगला सवाल सर सिद्धार्थ का एएनआई से। सिद्धार्थ सवाल पूछें। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने कुछ देर पहले बात कही कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली है, तो क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली आपको और क्या उस लेवल को उसको कांग्रेस पार्टी कहाँ उठाएगी, कैसे एड्रेस करेगी? पहला। दूसरा सर, ये हेल्थ सर्विसेज और तैयारी को ही बात कर रहे हैं आप, उस दिन पहले जब एक साथ मरकज के कई केसेस आए थे सामने, तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। बाद में अब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि उनको जगह नहीं मिली क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स का ऑफिस है। तो क्वारंटीन सेंटर अभी जब एक साथ पेशेंट आए मरकज के या एक लार्ज नंबर में पेशेंट आए तो तमाम बातें होने लगी, घोषणाएं हो गई। लेकिन अभी आप तैयारियों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने खुद ये बात अभी आप कह रहे हैं कि लगातार बयान बदल रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कभी किसी। तो ऐसे में क्या करने की जरूरत है कि हॉस्पिटल्स को कैसे तैयार करने की जरूरत है, और अब डॉक्टर्स की जो बात आप कह रहे हैं उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, डॉक्टर्स का अभी जो एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर का फर्स्ट हैंड मैसेज मेरे पास में आया है, जिसमें डॉक्टर ने ये कहा है कि वो वहां पर गए और उनको तो ये चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि ललित होटल के अंदर ठहराया जाएगा, और बड़े बड़े आप सब जो टीवी चैनल्स हैं उनको भी लेकर के जाकर के दिखाया गया और बहुत चला वहां पर। और उन सब
डॉक्टर्स को वहां पे पहुंचते ही उनसे एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा है कि हमें जीबी पंथ के अंदर जो है उनके हॉस्टल में रहने की इजाजत दिया जाए, और उसके बाद में वहां पर भी नहीं उनको भेजा गया, और वहां पर उनको कहीं पर भी जरा सी भी कोई सहूलियत उन लोगों को नहीं है। अपना पीपी के इक्विपमेंट जिस तरीके से दिए गए हैं वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट दिए गए हैं। कोई फेस शील्ड नहीं है तो एक्सरे के ब्लैंक जो एक्सरे शीट्स हैं वो मुंह पे इनको लगाना पड़ रहा है, ये वहां के डॉक्टर्स का कहना है। और आप देखिए कि क्वारंटीन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की जगह आनंद फानंद में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने दिया। क्या तैयारी इनकी थी? 4 अप्रैल को केजरीवाल साहब की मीटिंग के अंदर केजरीवाल साहब ये कहते हैं, मेरे पास में मिनट्स है, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। पहली बार 4 अप्रैल को केजरीवाल साहब कहते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे हॉस्पिटल्स की पीपीई की, और हॉस्पिटल हमें रिक्वायरमेंट दी है। तो आप सोचिए कि जो सरकार लॉकडाउन के बाद भी 4 अप्रैल को जागती है और कहती है कि पीपीई की रिक्वायरमेंट्स हॉस्पिटल वाइज हमें दिया जाए, तो क्या उसकी तैयारी हो। और हॉस्पिटल्स के अंदर छोड़िए आप जो बीमार हो जाएं, जो पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट जिनका जो डिजीज से कॉन्टैक्ट हो जाए, उन लोगों की बात को छोड़िए, इवन क्वारंटीन करने के लिए भी जब जगह नहीं है तो इस सरकार की प्रिपेयर्डनेस के बारे में क्या और कहा जाए। तो ये सरकार को पॉज बटन जब तक के दबा हुआ है, जब तक अपनी प्रिपेयर्डनेस, हेल्थ रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पॉज बटन हटेगा, एकदम से जब बाढ़ आएगी तो उस वक्त कैसे ये फेस करेंगे। अभी से ही हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं डिमोरलाइज्ड हैं। 55 हेल्थ केयर वर्कर्स दिल्ली के अंदर खुद उनको ये वायरस हो गया। 55 लोगों को, पूरे देश में कहीं पर भी इतना नहीं है, दिल्ली अकेले में 55 ऐसे लोग। तो क्या दिल्ली के अंदर मोराल हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा, कैसे वो सेवा कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी ही भयावह स्थिति दिल्ली के अंदर खास तौर पे है। और हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, सभी मीडिया से, कृपया इन सब चीजों को दिखाएं, इन सब चीजों को बताएं, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बने, और जो वास्तविक चीजें हैं उसको जरूर बतानी चाहिए। और वास्तविक स्थिति बहुत खराब है हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ में, और इन सब चीजों को जरूर आप लोग बताएं। सर, अगला सवाल रमन जी का है, न्यूज़ 24 से। रमन जी, सवाल पूछें। सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ सर, गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, डीजीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई है कि रोहिंग्या बड़ी तादाद में हरियाणा के मेवात में आए थे, और फिर वो दिल्ली के जो जमायत के लोग थे उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी, तो वो अपने कैंप में अभी तक वापस नहीं गए हैं। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चूक है, जिस तरीके से इससे पहले निजामुद्दीन वाला मामला सामने आया था, इसके बाद फिर से रोहिंग्या वाला मामला सामने आया है कि वो अपने कैंप ही वापस नहीं गए हैं, वो उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाए? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। और एक तो जानकारी नहीं है, और दूसरा साथ-साथ में ये विषय सरकार की इस कोविड वायरस की प्रिपेयर्डनेस को लेकर के हम लोग बात को उठा रहे हैं। तो इस बात को जितना ज्यादा इन सवालों का जवाब दिया जाएगा, उतना ज्यादा यह सरकार के कुछ लोग चाहते हैं कि इस मसले को पूरी तरीके से पोलराइज कर दिया जाए, ताकि सरकार की निष्क्रियता, सरकार की निकम्मेपन की तरफ से ध्यान हटाया जाए। वो हम नहीं। सर, अगला सवाल है मीनाक्षी सनमार्ग से। मीनाक्षी, पूछिए सवाल। अनम्यूट कर लें मीनाक्षी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, राहुल जी ने कहा था कि आमतौर पे सबका टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उनके बात को काटते हुए आईसीएमआर के ऑफिसर के थ्रू करवाया गया है कि सबके टेस्ट की जरूरत नहीं है। क्या आप इसको सीरियसली लेंगे? राहुल जी ने कभी ये कहा ही नहीं कि सबका टेस्ट होना चाहिए। राहुल जी ने ये कहा है, जो एग्जैक्टली राहुल जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमको चेज करना बंद करना चाहिए। अभी हम पीछे पीछे घूम रहे हैं, जहां पे हमारे को केस आता है, हम पीछे पीछे टेस्ट करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमको चेज करने की जगह हमें इस कर्व से आगे जाना पड़ेगा, रैंडम टेस्टिंग करनी पड़ेगी। रैंडम टेस्टिंग सबका टेस्टिंग नहीं होती, रैंडम सैंपल टेस्टिंग होती है। रैंडम सैंपल टेस्टिंग कैसे होती है? जैसे जो आप लोग ओपिनियन पोल्स अपना दिखाते हैं,
तो ओपिनियन पोल के अंदर जो है 1000 लोगों का ओपिनियन लेकर के सारे लोग किस तरीके से वोट देंगे, उस तरीके का पैटर्न आप बताते हैं। उसी तरीके से रैंडम सैंपलिंग टेस्ट होता है, जिसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर रैंडम सैंपल्स निकाल करके उनके टेस्ट किए जाते हैं और उससे आइडिया लगता है कि क्या ये जो है कोविड दूसरी जगह पे तो नहीं फैल रहा। उन्होंने सबके टेस्ट की बात नहीं कही है, उन्होंने पूरे इलेक्शन की बात नहीं करी, उन्होंने ओपिनियन पोल वाली बात करी है, जो रैंडम सैंपल टेस्ट जिसको कहा जाता है और जो पूरी दुनिया में होता है। और ये सबकी टेस्ट की बात नहीं कर रहे। अगर जो है वो सरकार ये समझ रही है कि सबकी टेस्ट की राहुल जी ने बात करी है, तो सरकार की समझ में मुझे दया आती है कि अगर सरकार रैंडम सैंपलिंग भी नहीं समझती है कि क्या है, तो सरकार की समझ पर दया। ओके, थैंक यू सर, अगला सवाल है तरुण कालरा जी का। तरुण, सवाल पूछे। ले जा तरुण, हेलो, आवाज आ रही? हाँ आ रही है। नमस्कार माकन जी। नमस्कार, नमस्कार। सर, कल कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए और ट्रोल भी हुए, जिसके अंदर जनधन जो धारक हैं, अकाउंट धारक, जो सरकारी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको क्लेम कर रहे हैं कि हमें पैसा मिला है और हमने गैस खरीद लिया और हमने ये चीज़ें खरीद ली, जबकि वो रकम कम थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो अकाउंट होल्डर हैं वो जेन्युइन हैं, गरीब हैं भी कि या नहीं है, और जो सरकार की सहायता है वो सही गरीबों तक पहुंच पा भी रही है या नहीं पा रही है। इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा प्रूफ जैसे ही रेलवे की तरफ से ये समझ में आता है कि ट्रेन वापस गांव में जाएगी, पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन भर जाता है। जैसे ही दिल्ली के अंदर ये बात सुनाई देती है कि बसें नोएडा के बॉर्डर से उनको घरों तक वापस लेकर के जाया जाएगा, पूरा का पूरा सारा का सारा माइग्रेंट पॉपुलेशन कैसे ना कैसे भी करके नोएडा बॉर्डर में पहुंच जाता है। सूरत के अंदर राइट्स हो जाते हैं, वहां के लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं। तो जो ये माइग्रेंट पॉपुलेशन है, ये सारे के सारे लोग जो हैं वापस जाना चाहते हैं, गरीब वापस जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए इन सब लोगों के जनधन अकाउंट में इतना पैसा आ रहा होता, तो ये वापस क्यों चले जाते? ये तो बड़े खुश होते हैं, यहाँ पे 1 महीना क्या 2 महीने भी और इंतजार कर लेते। तो ये जो सरकार के जो दावे हैं, ये इससे बड़े खोखले दावे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नीचे जमीन के ऊपर जब स्टैंडर्ड बच्चे नजर आते हैं, जब जमीन के ऊपर, सड़कों के ऊपर लोग जो हैं नजर आते हैं, जो लोग जो हैं बेरोजगार होकर के यमुना के पुश्ते के ऊपर जो सड़े हुए केले में से केले ढूंढते हैं कि उनको कौन सा केला खाने को मिल जाए, और आप अगर जो है सरकार हमें ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। आप लोग खुद जमीन के ऊपर घूम रहे हैं, आप मुझे बताएं कि अगर ऐसे लोग होते तो आप सब जो रिपोर्टर्स हैं, जो आप लोगों को कितने ऐसे सेटिस्फाइड लोग नजर आते हैं, कितने ऐसे सेटिस्फाइड लोग आपको मिलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है और सरकार अपनी जो कमियां हैं उससे लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश में है। प्रदीप टोटल टीवी से प्रदीप जी। अगर नहीं मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी नमस्कार, और आपके माध्यम से अपने सभी साथियों को भी नमस्कार। सब सकुशल होंगे। मकन जी, मेरा सवाल है कि जो चाइना से किट मंगाई गई है, जो परीक्षण के लिए कहा जा रहा है कि कमी है, और इसलिए जबकि चीन से शुरुआत हुई है कोरोना की, ये कहा जाता है, तो कितना सही कदम है? दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि किट में काफी खामियां हैं, और इससे पहले भी चीन ने जिन देशों को भेजी, पड़ोसी मुल्कों को, उन्होंने भी सवाल उठाए थे कुछ, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिनकी मास्क की जरूरत थी, पाकिस्तान में भी सवाल उठे थे, आपको मालूम होगा। तो पहला सवाल तो ये कि चाइना की किट पर भरोसा क्यों? और दूसरा, जिस तरीके से पैकेज दिया है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 1 में, पहले 1,70,000 करोड़ रुपए का, जिसमें पलायन, गरीब लोगों को फोकस किया गया। कल आरबीआई की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें 1 लाख करोड़ रुपए जो इकोनॉमी की सुस्ती है उसको भगाने के लिए दिए गए। दोनों पर आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक पैकेज की जो बात है, ये इकोनॉमिक पैकेज का आप मुझे कोई भी आदमी बता दें जिसको उसका सीधा सीधा फायदा मिला हो। मुझे अपने टेलीफोन डायरी में से 10 लोग एट रैंडम आप सेलेक्ट कर लें और उनसे पूछ लें कि उनको किसी को भी फायदा मिला हो। किसी को भी उसका फायदा नहीं मिला।
जो हमारे आरबीआई की जो कल पैकेज है उसका कहीं पर भी फायदा नहीं है। अब जो है डिमांड की दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिमांड तो है ही नहीं। लोग तो कुछ, जिस वक्त लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी उस वक्त लिक्विडिटी नहीं दी गई। अब जब डिमांड की प्रॉब्लम है तो डिमांड क्रिएट नहीं करी जा रही है। तो यह सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज पूरी तरीके से गलत है। अभी इस वक्त सरकार को कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे डिमांड क्रिएट की जाए, ना कि कैसे लिक्विडिटी बढ़ाई जाए। इससे पहले सरकार की कोशिश होनी चाहिए थी कि कैसे लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन नहीं था। तो जब लॉकडाउन हो गया है तो लिक्विडिटी बढ़ाने की तरफ ध्यान है। अब अगर मान लीजिए किसी की जेब में अगर 100-200 रुपए भी हैं, तो वो सबसे पहले तो अपने खाने का सामान खरीदेगा या अपने लग्जरी आइटम्स खरीदेगा। तो इसलिए, और दूसरा ये इवन रेपो रेट भी जो कम करा गया है, ये एनबीएफसीज को फायदा पहुंचा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश करी गई है, और स्टेट्स को भी पूरा सारी चीजें ट्रांसफर नहीं करी गई। तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि ये कोई साधारण लोगों को फायदा है। हमने लगातार, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी बार बार, कांग्रेस पार्टी ये कहती आ रही है कि इसमें सीधा पैसा लोगों के अकाउंट में, लोगों के पास में सीधा पैसा 7,500 रुपया जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है उनके अकाउंट में सीधे दिया जाए। हमारी राज्य सरकारों ने पेंशन डबल करके बांटा है। राजस्थान और पंजाब की गवर्नमेंट ने जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पेंशन होती है, तो क्यों नहीं बाकी सरकारें कर सकती। हमारी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने 2 महीने का इकट्ठा राशन 86% लोगों को वहां पे इकट्ठा राशन मुफ्त में दिया है, तो क्यों नहीं हमारी बाकी की सरकारें, राज्य सरकारें ये कर। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। अब पैकेज की घोषणा 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, ये सब चीजों की बात बंद कर दें। उतनी ही बात करें जो साधारण लोगों को, उतनी अमाउंट की बात करें जो साधारण लोगों को समझ में आ जाए और जो उनकी जेब में जाए। उनको 10 किलो आटा समझ में आता है, उनको 7,500 रुपए समझ में आते हैं, उनको 2 लाख करोड़ रुपया या 1 लाख करोड़ रुपया साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। तो जो साधारण लोगों को समझ में आता है उस भाषा में, और वो चीज लोगों तक पहुंचाई जाए सरकार के द्वारा, यही हमारा सरकार से। चाइना के किट्स की बात जो है, चाइना से आने वाले, पूरी दुनिया में से कहीं से भी अच्छी क्वालिटी के किट्स मिले, हमें मंगाने चाहिए। हमें किसी कंट्री से परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस सरकार ने लगातार, जो हमारा 12 फरवरी को राहुल जी ने सबसे पहले बोला, उस टाइम से काम करने की जगह इन्होंने उस वक्त सोते रहे और उसके बाद कंफ्यूजन कर दिया। कंफ्यूजन कैसे? पहले जो है उसमें राज्य सरकारों को इजाजत थी कि वो अपने खुद टेस्ट किट्स मंगा सके। उसके बाद राज्य सरकारों से मना कर दिया गया और कहा गया कि सारी सेंट्रलाइज होंगी। फिर उसके बाद आईसीएमआर के पास में परचेजिंग की उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें को लगा दिया गया। फिर पीएसयूज को हटा करके फिर आईसीएमआर को कहा गया कि आप दिक्कत इस बात की नहीं है कि आप कहां से खरीद रहे हैं, दिक्कत इस बात की है कि इसको बार बार, जो कभी पहले स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी, फिर उसके बाद सेंटर खरीदेगी, फिर आईसीएमआर खरीदेगी, फिर पीएसयू खरीदेगी, ये 1-1.5 महीने के अंदर लगातार जो है ये कंफ्यूजन पैदा करने की वजह से आज ये स्थिति आई है। तो सरकार को इसमें जो है पूरी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी, प्लान मशीनरी की तरह अगर काम करते तो आज हमारे यहाँ पर देश में टेस्टिंग किट्स की दिक्कत नहीं होती। अगर समय रहते अगर ये काम कर लेते शायद ये दिक्कत हमारे नहीं होती। सर, इससे पहले जो मैं अगले सवाल पे जाऊं, एक पिछले सवाल पर सर आपको वापस लेके जाऊंगा। जो जनधन से संबंधित सवाल था, उसमें दरअसल कल जो है दूरदर्शन एक कैंपेन रन कर रहा है जिसमें वो ये दिखा रहा है कि कई लोग जो कि संभ्रांत परिवारों के हैं उनको 500 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और वो अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। तो उसको लेकर के बड़ा रोष था कि ये कैसे लोग जो है दूरदर्शन लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये बनावटी है। तो उसके संबंध में लोगों का प्रश्न है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे, कि जो जरूरतमंद है उसके बजाय ये ऐसे लोगों को क्यों दिया जा रहा है पैसा? देखिए, जो मैनेज ये दूरदर्शन के द्वारा एक कैंपेन के फॉर्म में इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने इसीलिए कहा कि ये हमारे जितने भी जर्नलिस्ट अपने, आप लोग जिंदगी की रिस्क लेकर के आप लोग फील्ड में हैं, आप लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि ये कहेगा कि सरकार की तरफ से उसको कोई मदद मिलेगी। और इसीलिए जो भी ये दूरदर्शन की तरफ से है, ये मैनेज्ड है और ये कैंपेन एक है जो दूरदर्शन एक तरीके से कर रहा है। और इसलिए आपको सच्चाई दिखानी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग त्रस्त हैं, जो स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से कई चैनल्स ने और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, उसको भी आप लोगों को जरूर दिखाना चाहिए।
दूरदर्शन की जो ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है उस पर नहीं जाना चाहिए। एक संभ्रांत परिवार को 500 रुपए जबरदस्ती दे करके और वो खुशी जाहिर हो, मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी कैंपेन है, स्ट्रैटेजी है जो कि बीजेपी पार्टी। धन्यवाद सर। अगला सवाल है मुमताज जी का। मुमताज अपना सवाल पूछें। माकन जी, मेरा सवाल है कि सफाई कर्मचारियों की कोई बात नहीं कर रहा है। उनके लिए जो किट होनी चाहिए, जो सुरक्षा कवच होना चाहिए, वो नहीं है। उनका बीमा तो बढ़ाए ही, लेकिन सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। वो अस्पताल से लेकर गलियों, सड़कों, मोहल्लों, हर जगह वो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, नंबर 1। और दूसरा सवाल ये है कि सर, दिल्ली में 200 मरीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। इससे वायरस बढ़ने का कितना खतरा पैदा हो गया है, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? और तीसरा और आखिरी सवाल माकन जी, कि 22 दिन हो गए हैं लॉकडाउन के, लेकिन अभी लोग फंसे हुए हैं कैंपों में जिनको रोक लिया गया था, और ये क्वारंटाइन की जो मुद्दत है 14 दिन की, वो अब 22 दिन तक की हो गई है। उनको कोरोना भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। तो इस पर क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो है ये बातें, तीनों बातें कल की हमारी डिमांड जो थी दिल्ली सरकार से, उसके अंदर हम लोगों ने इसको उठाया था। सबसे पहले तो सफाई कर्मचारियों के लिए हमने कहा था कि इन सब लोगों को जो है रिस्क अलाउंस के तौर के ऊपर 7,500 रुपया प्रति माह दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग सबसे बड़े रिस्क में हैं। और रिस्क अलाउंस के तहत इनको 7,500 रुपये अलग से इनको दिए जाने चाहिए, और पीपीई की सफाई कर्मचारियों की अलग से व्यवस्था करी जानी चाहिए। ये हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों के लिए कल हम लोगों ने मांग करी। दूसरी बात, दूसरा आपका क्या प्रश्न था? दूसरा क्या आपने? दूसरा सर था कि 200 मरीज जो है उनका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। कल भी आपने ये भी कल मैंने बात करी थी। इसको सबसे पहला हमने पॉइंट किया था। कल सुबह तक के 135, कल जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 135 थे, आज 200 हो गए, परसों 81 थे। तो जो ये हमने कहा था कि इसका मतलब ये है कि हम लोग स्टेज 3 तक के क्या हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब जो ट्रेस नहीं हो पाता है पेशेंट का, वो कहाँ से उसको मिला है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इसका मतलब कि हम स्टेज 3 पे पहुंच गए हैं। तो ये बहुत ही बड़े चिंता की बात है कि हमारे निरंतर बढ़ रहे हैं। ये 81 हुए, फिर 135 हुए, अब 200 के करीब कल रात की फिगर्स आई हैं। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये कम नहीं होते, अगर ये ट्रेस नहीं होते कि पीछे से कहाँ से है, तो इसका मतलब कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया, तो इसका मतलब कि क्या हम स्टेज 3 पे आ गए हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, जिस पे क्लैरिफिकेशन हमने दिल्ली सरकार से मांगा था, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तीसरा प्रश्न जो आपका था कि जो हमारे लोग जो कैंप्स में रह रहे हैं, उनको 22 दिन का क्वारंटीन हो गया, उनको वापस जाने नहीं उनको दिया जा रहा है, उनका रास्ता नहीं निकल रहा है। इसके अंदर 2 तरीके की दिक्कतें हैं। एक तो जो है उनके पूरा जो है टेस्ट भी बार-बार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब वापस जब भेजना होता है उस टाइम पे भी इनके टेस्ट होता है, और टेस्ट होने के बाद वो टेस्ट नेगेटिव आने के बाद में ही इनको वापस भेजा जाता है क्वारंटीन होने के बाद। तो जो हमारे पास में कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो अंदर फंसे हुए कई लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट ही नहीं, क्वारंटीन करने से पहले हमारा टेस्ट ही नहीं हो रहा है, जानबूझ करके टेस्ट भी कम हो रहे हैं, और टेस्ट ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद वहां से उनको वापस भेजने की भी व्यवस्था नहीं करी गई है। वो लोगों को तो हमने खुद जो है व्हीकल्स पहुंचा करके, दिल्ली में रहने वाले लोग थे जो बाहर से आए थे क्वारंटीन हुए हुए, उनको अपने घर तक पहुंचाया, जो कि सरकार नहीं कर पाई। ऐसे इंडिविजुअल तो कई ऐसे केसेस हैं जिनको करा, लेकिन सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरफ से कोई नहीं है। इसमें जो अभी क्वारंटाइन किए गए हैं उनमें 2 दिक्कतें हैं। एक तो टेस्ट नहीं उनका फाइनल हो रहा है छोड़ने से पहले, और दूसरा उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी नहीं करी जा रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये दोनों की दोनों दिक्कतें हैं, सरकार को इसको ठीक करना। सर एक सवाल है। हाँ जी जी जैनेंद्र। यस सर सर बात तो आपके पहले नेटवर्क जी बिलाल वेट कर रहे हैं काफी देर से। बिलाल के बाद आप पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिलाल मैं भी वेट कर रहा हूँ झा साहब। आखिरी सवाल आप ही का होगा। सर नमस्कार, मेरा सर माकन सर मेरा सवाल है कि
कृषि और किसानों को लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अगर जब आप उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें, जो समर्थन मूल्य किसानों को 1925 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया है, वो तभी संभव है जब सरकार अपने कांटे लगवाए गाँव में। कई जगह से शिकायत आ रही है उत्तर प्रदेश से कि सरकार ने अपने कांटे नहीं लगवाए हैं वहाँ, जिसकी वजह से किसानों को वो अनाज अपने अपने गांव के बनियों को देना पड़ता है जो कम दाम में ले रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है 200-300 रुपए प्रति क्विंटल का। तो इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर में इसका ज्यादा स्टॉक होगा और लोग इसका एडवांटेज उठा पाएंगे। इस पर आपकी समस्या पर किसानों की पूरे देश की क्या कहना है? देखिए, इस बारे में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी बहुत विस्तार से पहले बात रखी है और ये बात बिल्कुल सही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका फायदा किसान को तभी मिलता है जब उसके साथ बाकी दूसरी सपोर्ट भी किसानों को मिले, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मंडी तक के कैसे हो, उसका खरीद कैसे हो, उसमें पंखे लगाए जाते हैं जब जहां पर उसको टेम्पररी उसकी स्टोरेजेस होती है, तो वो सब चीजें कैसे हो, तो टेम्पररी स्टोरेजेस गांव में कहाँ पर हो, ये भी जो है गांव के स्कूल्स को खोला जाना चाहिए जहां पे टेम्पररी स्टोरेजेस करे जाए। तो बहुत सारी चीजें सरकार को करने की जरूरत है और यह सरकार नहीं कर पा रही है, राज्य सरकारें हमारी कहीं पे भी नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे को दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो गांव के जो लोग हैं, जो आड़ती हैं, जो कम कीमत के ऊपर किसानों से खरीद लेते हैं और उसके बाद में उसको स्टोर कर लेते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं और फिर उसके बाद में वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे महंगे दर के ऊपर भेज करके किसानों को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए उसकी जगह वो आड़ती प्रॉफिट। तो इन सब चीजों को हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और सुरजेवाला जी ने इस चीज को बार बार उठाया है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी राज्य सरकारें, खास तौर के ऊपर हरियाणा और यूपी की सरकारें जो इसमें बहुत कमी जहां से सुनने में आ रही है, वो इसको जरूर करें। हम ऐसा उम्मीद करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे समय में किसानों को की तरफ ध्यान जरूर दिया जाए। धन्यवाद। जैनिन सवाल पूछे अपना। जी, थैंक यू सर। सर, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मैं बार बार जुड़ रहा हूँ, हट रहा हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोटा से जो सर यूपी से जो बसें गई हैं कोटा, वो सवाल आया है क्या, और अगर नहीं तो मैं उस पर सवाल पूछूं? पूछा था साथी ने। अच्छा, इस पे जवाब आ चुका है? जी ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अब्दुल बारी साहब सवाल पूछे अपना। अच्छा, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाउ आर यू सर? हाँ सर, ये मैं अभी आपने हल्का सा एक इशारा भी दिया था, ये जो एक सेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड सेक्शन ऑफ मीडिया इज कम्युनलाइजिंग दिस कोविड फाइट इन आवर कंट्री, दैट इज वीकनिंग आवर फाइट अगेंस्ट। एंड वन मोर थिंग दैट, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन टू divert the attention from the government failure, because government is not taking any action against this campaign? I firmly believe that we should, in our press conferences, talk only about suggestions to the government, how the government can tide over the present crisis, and even if we touch any other question, we will be helping those forces who are trying to polarize and divert the attention. So you understand, I hope you will understand my answer to this. And I would just like to say that I won't answer any other thing other than the COVID issue. What are the lapses as we see from the government side, and what should the government do? I would confine myself only to these points. And sorry, I won't be able to touch even other questions because I don't want to divert the attention of people. Thank you. Thank you, sir. विनीत, कोई और सवाल? थैंक यू वेरी मच। सबके क्वेश्चंस आ गए हैं। मेरा एक सवाल है, टोटल टेलीविजन से वो शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। तरुण, प्लीज जल्दी पूछ लीजिए। सर माकन सर, आपको एक व्हाट्सएप वीडियो मिला होगा और मैंने भी अभी शेयर किया है, और ये AICC टीम को भी ये वीडियो दिया है। जहांगीरपुरी के एक सरकारी स्कूल की ये वीडियो है जहां पर रोजाना की तरह जो खाना देने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, ये उसकी व्यवस्था को या फिर ये कहें कि अव्यवस्था को दर्शाता है। गेट खुलते हैं और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर टूट पड़ते हैं खानों के ऊपर। वहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और
इस तरह की व्यवस्था सिर्फ जहांगीरपुर ही नहीं, जो ऐसे इलाके हैं जो जे क्लस्टर्स इलाके में जहाँ स्कूल लोकेटेड हैं, वहाँ पर इस तरह की लंबी लंबी कतारें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किए बगैर, और जैसे ही गेट खुलता है तो सबसे पहले लोगों को खाना मिल पाए, इस अफरा तफरी के अंदर सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन तस्वीरों पर आपका रिएक्शन चाहता हूँ। सर, इसमें मैं जो ये जोड़ना चाहता था, जैनेंद्र भी है यहाँ। कल मैं इनकी रिपोर्ट देख रहा था दिल्ली से ही कि जहाँ खाना जिन सेंटरों पे मिल रहा है वहाँ सुबह 6 बजे से लोग खड़े हो जाते हैं और उनको 11 बजे 12 बजे जाकर खाना मिलता है, और रोज की ये घटना है। और जैनेंद्र है यहीं पे। जैनेंद्र, आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो सुबह 4 बजे भी ऐसे केसेस हैं कि सुबह 4 बजे से लाइन लगा देते हैं। देखिए, ये मेरे सामने है ये वीडियो जो अभी तरुण जिसकी बात कर रहे हैं, और इसमें ना केवल भीड़ है बल्कि लोग जो हैं एक दूसरे को रौंदते हुए गेट खुलते हुए आगे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इसमें नीचे गिर रहे हैं, छोटी बच्चियां नीचे गिर रही हैं, उनके ऊपर से लोग कूदते फांदते रौंदते हुए लोग गेट खोल करके अंदर जा रहे हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही भयावह ये तस्वीर है। और ये बड़ी सीधी सी बात है कि जब डिमांड एंड सप्लाई में गैप होता है इतना ज्यादा, तभी ऐसी चीजें होती हैं। जब सुबह 4 बजे 6 बजे से लोगों को लाइन में लगना पड़े, इसका मतलब उपयुक्त संख्या के अंदर सेंटर्स नहीं है, इसका मतलब उपयुक्त संख्या के अंदर खाने का वितरण नहीं होता। अगर उपयुक्त संख्या के अंदर सेंटर्स हो, उपयुक्त संख्या के अंदर खाने का वितरण हो, तो क्यों इस तरीके से मारोमारी हो? तो यह सरकार को इस पे देखना चाहिए और अपनी पीठ थपथपानी बंद करनी चाहिए। ये मैं आप सब लोगों को भी, जो लोगों ने इसको लोगों के सामने रखा है, आपको बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सरकारी विज्ञापन और सरकारी पीठ थपथपाने का काम आप बाद में कभी भी करते रहिएगा, लेकिन ऐसे समय के ऊपर जमीनी हकीकत आप लोग अपनी जान को रिस्क में लेकर के, जैनेंद्र को मैं देख रहा हूँ ये फील्ड में है, हम लोग, मैं तो अपने घर के अंदर 4 दीवारी में हूँ, लेकिन आप फील्ड में हो, आप योद्धा हो, तो कम से कम आपकी ये कुर्बानी, आप सब जो जर्नलिस्ट हैं, आपकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए और सही चीज, वास्तविक चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और तरुण ने जो भेजा है ये वीडियो, ये बिल्कुल विचलित करने वाला वीडियो है कि कैसे गेट खुलता है और गेट खुलते ही लोग जो है एक दूसरे को रौंदते हुए बाहर आते हैं। और ये राष्ट्र की राजधानी है, जहाँ पर मीडिया बहुत सतर्क है, आप सब लोग हैं, हम लोग हैं। आप सोचिए कि छोटे कस्बों और छोटे इलाकों में क्या हाल होगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है सबके सवालों के जवाब हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीच आने के लिए और एक फिर नए जनता से जुड़े मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि इसको हमारे पत्रकार साथी लेकर के और लोगों तक इसको पहुंचाएंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।